नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं यशपाल का उपन्यास झूठा सच। यह हम पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इस उपन्यास के 2 भाग अपलोड किए थे और आज तीसरा भाग बनने जा रहा है। कल हमने देखा था कि जो सुदजी जो है वह पूरी को कह रहे हैं कि तुम खिड़की की तरफ देखकर कह रहे हैं कि यहाँ से तुम तुम्हारे परिवार का पता ढूंढना चाहते हो, मगर जेब में पैसों का भी होना ज़रूरी है। ऐसा वह उन्हें पूरी को समझा रहे हैं सुध जी। और समझाते समझाते वह खिड़की की बाहर देखकर बताते हैं कि तुम पहले खुद के पैरों पर जम जाओ, यानी खुद के यहाँ पर ठहर जाओ खुद के बल पर, और बाद में परिवार का सोचो। ऐसा सुध जी उन्हें समझा रहे थे जयदेव पुरी को। तो यहाँ तक हमने कल की वीडियो में देखा था और आज आगे से देखेंगे कि उसके आगे से क्या है, वह आज के वीडियो में उपन्यास देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ तक हमने देखा था, पर भाई जी पूरी कृतज्ञता से भी ये स्वर में अपनी बात कहना चाहता था। सुध जी उसे बोलने न देकर खिड़की से बाहर देखते और अपनी बाहों पर फूली हुई घाम को सहलाते हुए कहने लगे, हम कहते हैं तुम क्या नाम जालंधर में ही ठिकाना बनाओ। यानी वह कहते हैं कि पहले तुम ठिकाना बनाओ और फिर परिवार का सोचो। यह या तुम अखबार में क्या नाम पैरोकार में काम करते थे। सुध जी ने पुली की ओर देखकर गंभीरता से बात की, प्रेस का काम तो समझते होंगे। यानी वह सुध जी कहते हैं तुम तो अखबार में काम करते हो और तुम्हें प्रेस का तो काम आता ही है। और वह ऐसे कहते हैं, प्रेस में कभी कभी जाना ही पड़ता था, प्रूफ वरूफ तो देख ही लूँगा, मैं तो कहता हूँ जो भी हो। यानी वह कहते हैं कि जो भी हो प्रेस में वैसे भी मैं कभी कभार आना जाना पड़ता है, प्रूफ वह भी लूँगा, मैं तो कहता हूँ जो भी हो। परोपकार का अपना प्रेस था। वह कहते हैं कि परोपकार नामक जो भी था वह खुद अपने जैसा प्रेस था और वह खुद अपना ही था। नहीं जी, नरूसुद्दीन ने के प्रेस में छपता था। वह कहते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं, वह नसीरुद्दीन नामक प्रेस में छपता था। कैसी मशीनें थी, अखबार तो लिथो सिलेंडर पर छपता था। वह कहते हैं, सुध जी कहते हैं कि कैसी मशीन थी, तो और वह पूरी कहता है अखबार तो लिथो सिलेंडर पर छपता था। लाहौर में तो उतना बड़ा प्रेस बिजली से ही चलता होगा, यहाँ एक ट्रेडल और एक लिथो सिलेंडर है, संभाल लोगे। तो वह कहते हैं तुम्हारे लाहौर में तो वह प्रेस लाइट पर चलता होगा, लेकिन यहाँ जो है वह लिथो सिलेंडर ही है। प्रूफ हिसाब किताब और प्रबंध का काम तो कर ही लूँगा, ज़रा कोई बताने वाला हो तो। अभी वो सुध जी कहते हैं कि प्रूफ और अन्य जो प्रबंध है इसका काम तो मैं देख ही लूँगा, कोई बताने वाला मेरे साथ में हो तो। बताने वाले भी मिल जाएंगे। सुध जी फिर खिड़की से बाहर देखकर बोले, इसाक बेचारे को छोड़कर जाना पड़ा है। यानी वह कहते हैं कि खिड़की से बाहर देखकर सुध जी बोलते हैं कि इसाक बेचारे को छोड़कर जाना पड़ा, यानी जो इसाक नामक है वो उसको छोड़कर मजबूरी में जाना पड़ा। अपने कमाल प्रेस की चाबी दे गया है, उसका ट्रेडल चलाने वाला हिंदू था। यानी वह कहते हैं कि जो उसका खुद का जो प्रेस था इसाक का, वह तो चला गया और जाते समय उसका जो प्रेस था कमाल प्रेस, उसकी चाबी देकर जाता है और उसको संभालने वाला कोई हिंदू था। वह यही है, तुम प्रेस को चालू करो, काम की क्या कमी है। ज़रूरत के समय लोगों को दिल्ली दौड़ना पड़ता है, ज़रूरत होगी तो एडवांस भी दिला देंगे।
यानी वहाँ सूद जी कहते हैं पुरी को कि तुम वहाँ प्रेस चालू करो, और कुछ ज़रूरत हो तो यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, तुम चालू करो, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं देता हूँ, एडवांस भी देता हूँ, ऐसा वो करते हैं। शरणार्थियों के प्रबंध के लिए पुलिस विभाग से ली हुई जीप में सूद जी पुरी को साथ लिए पहले प्रांतीय कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे। यानी जो शरणार्थियों के जो पुलिस विभाग से जो जीप ली थी, जो मोटर ली थी कार, तो उसमें वह पूरी उसे लेकर कांग्रेस के प्रांतीय दफ्तर में यानी कांग्रेस के ऑफिस में गया। फिर दोनों आदमियों के यहाँ जाकर पंजाब में मंत्रिमंडल की नियुक्ति के संबंध में बहुत देर तक बातचीत की। फिर वहाँ जाने के बाद पंजाब के जो मंत्रिमंडल बनना था उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। दोपहर के समय माही हीरा गेट के बाजार में गाड़ी रोककर बहादुरगढ़ मोहल्ले की एक गली में गए। तो फिर दोपहर तक वहाँ पर चर्चा हुई कि पंजाब प्रांत का मंत्री कौन बनेगा। तो फिर वहाँ होकर फिर वह दोपहर माई हीरा गेट के बाजार में गाड़ी रोककर बहादुरगढ़ मोहल्ले की गली में गए। एक छोटी सी टोकरी भर बड़ा सा बोर्ड अंग्रेजी और पारसी अक्षरों में लगा था, कमाल प्रेस। कोठरी भर वर्षा से भीगकर रंग धुला हुआ भारत का राष्ट्रीय झंडा था। यानी वहाँ गए तो वहाँ पर पारसी और अंग्रेजी अक्षरों में लिखा हुआ बोर्ड था, कमाल प्रेस, और वहाँ पर जो उसका जो रंग था वह जो भारतीय जो तिरंगा था, झंडा था, उसका रंग बारिश के कारण धुल चुका था। कोठरी की दहलीज पर कांकड़े का एक पहाड़ी बैठा नारियल पी रहा था। यानी उस कोठरी के दहलीज पर, दरवाजे पर, प्रेस के दरवाजे पर एक जो पहाड़ी नागरिक है वह बैठकर नारियल पानी पी रहा था। सूद जी को देखकर पहाड़ी ने गुड़गुड़ी किवाड़ के पीछे छिपा दी और आदर से खड़े होकर झुककर पैरी पैरी पैना पाए लागन कहा। यानी जो वहाँ जो गुड़गुड़ी थी, जो सिगरेट के ही प्रकार की, तो उसको छुपा कर वह झुक कर सूद जी को नमस्कार करता है। यानी पैरी पैना यानी पाए लागू जी, ऐसा वह कहता है। क्या हालचाल है रुद्दू? फिर तो नहीं किसी ने कोई शरारत की? सूद जी ने पहाड़ी से प्रश्न किया। यानी पहाड़ी को सूद जी बोलते हैं कि कोई समस्या है, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है? तो वह नहीं कहता है। मालिक आया था, आज सुबह भी आया था, रुल्लू ने मिली जुली पहाड़ी और पंजाबी में उत्तर दिया। यानी वह रुल्लू नामक था, उसमें पहाड़ी भाषा में और पंजाबी भाषा में उत्तर दिया था। आया था आज सुबह ही कोई उसको सताने वाला, यहाँ से निकल जाने के लिए वह उसको आया था। आज कोई शरारत तो नहीं की उसने? नहीं मालिक, आज कह रहा था, मालिकों ने कहा है प्रेस चलेगा, कहता था प्रेस में काम करेगा। यानी वह कहता है कि आज आया था लेकिन कुछ न किया, लेकिन कह रहा था कि मालिक ने कहा है कि प्रेस चालू करनी है, और वह कहता है कि प्रेस में काम करेगा क्या। सूद जी ने अपनी बड़ी की जेब से बड़ी सी चाबी निकालकर रल्लू के हाथ में दे दी। दरवाज़ा खोल। वह जो चाबी, उस प्रेस की चाबी निकाल कर दी, और रल्लू, उस पहाड़ी व्यक्ति का नाम रल्दू है, उसको चाबी देता है कि दरवाज़ा खोल प्रेस का। रल्लू ने कोठरी के पीछे की दीवार में दरवाज़ा खोल दिया। कोठरी के पीछे छोटा सा हाता था। हाते में लाल ईंट का छोटा दो मंजिला मकान था। यानी वह कोठरी खोली और उसके पास छोटी सी जगह थी और उसमें लाल ईंटों का मकान था। मकान के निचले भाग में जीने के अंदर की जगह में छोटा कमरा था। यानी वो जीने के मकान में जो जीना था, जीने के अंदर ही बाजू में छोटा सा कमरा था। कमरे में एक मामूली सी मेज, लोहे के तार की 3 कुर्सियाँ और दीवार के साथ भारी सी बेंच पड़ी थी। उस मकान में वो खोला तो उसमें लोहे का बेंच था और लोहे की तार की बुनी हुई कुर्सियाँ थी और बेंच भी पड़ा था। साथ के कमरे के एक कोने में सिलेंडर मशीन लगी हुई थी और दूसरे कोने में एक छोटी सी ट्रेडल खड़ी थी। तो वहीं पर जो सिलेंडर मशीन यानी छापने की मशीन थी, और वहाँ पर एक छोटी सी ट्रेडल भी पड़ी थी। दीवारों के साथ मशीनों के शाही देने वाले बड़े बड़े रूल खड़े थे। यानी जो शाही से भरे हुए जो रूल थे, वहाँ रिफिल
आजकल के शब्दों में उसको रिफिल कहते हैं, वह वहाँ पर खड़े थे। दीवार के साथ फर्श से छत तक कागज के बंद रिमों के 2 खंभे बड़े थे। यानी वहाँ पर जो कागज थे, कागज के रिम भी थे वहाँ पर 2। एक एक और दीवार के साथ नीचे चबूतरे पर कागज काटने की मशीन लगी हुई थी। यानी वहाँ दीवार के पास चबूतरे पर कागज काटने की मशीन भी थी। जान पड़ता था कि उस जगह सब कुछ नियम और सावधानी से काम होता था। यानी वहाँ सब कुछ देखकर पता चलता है इनको कि सब कुछ नियमावली को साथ लेकर यहाँ काम चलता था सावधानी से। परंतु अब सब चीज़ों पर छाई हुई गर्द उपेक्षा की दुहाई दे रही थी, लेकिन अभी सभी तरफ धूल ही धूल थी। कमाल प्रेस का मालिक इसाक मोहम्मद शांति प्रिय और व्यवसायी स्वभाव का था। जो कमाल प्रेस का जो इसाक मोहम्मद था मालिक, वह शांति प्रिय था, यानी एक शांत स्वभाव का था। और उसके पिता ने पत्थर की रीलों और हेड प्रेस से काम शुरू किया था। यानी इसाक के पिता ने कमाल प्रेस का जो काम था वह पत्थर की हेड प्रेस से काम शुरू किया था। इसाक मैट्रिक पास करके प्रेस में काम करने लगा था। उसने एक सेकेंड हैंड ट्रेडल खरीद ली थी। ट्रेडल को बिजली से चलाने लगा। सन 1936 के चुनाव से पहले उसने लिथो सिलेंडर भी खरीद ली थी। यानी उसने मैट्रिक पास किया था और उन्होंने एक पुरानी तो ट्रेडल बिजली पर चलने वाली खरीद ली थी। और 1936 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के दरमियान उन्होंने लिथो सिलेंडर भी खरीद लिया था। उसका नाम अच्छा चल रहा था, यानी वो प्रेस अच्छा चल रहा था। उसका मकान मालिक मौला बख्श बेचारा दमे का दाइमी मरीज था। यानी उनका जो मालिक था, घर मालिक, वह इसाक का घर मालिक, वह उसको दमे की बीमारी थी। मोहल्ला बहादुरगढ़ की गली के अपने गिरे पड़े 3 मकानों के किराए से गुजारा था। यानी जो दमे का जो इसाक का घर मालिक था, वह अपने 2-3 मकान थे वह किराए पर देता था और उसके आने जो भी किराया आता था उस पर वह गुजारा करता था। इसाक उसे सदा आधार देकर सहायता करता था। आखिर उधार में उसने कोठरी खरीद ली थी। यानी इसाक उसको जो भी ज़रूरत है वह देता था और फिर ऐसे ही उधारी बढ़ गई और फिर उसने उसी उधारी के बदले में वह कोठरी ली थी। फिर मकान भी मौला बख्श ने कर्ज में उसके ही नाम कर लिया। तो वह मकान भी जो मोहल्ला बख्श है उसने खुद के ही नाम पर कर लिया। इसाक ने धीरे धीरे कोठरी के पीछे अपने प्रेस के लिए और रहने के लिए मकान खड़ा कर लिया था। यानी जहाँ पर प्रेस थी उसके बाजू में ही उसने धीरे धीरे मकान और रहने के लिए जगह बनाई थी। गली में खुलती कोठरी उसकी ड्योढ़ी थी। यानी गली पर खुलती हुई जो कोठरी थी वही उसका घर था, यानी ड्योढ़ी यानी दरवाज़ा। जालंधर शहर और आसपास मीलों तक चारों ओर बसी हुई बस्तियों में चमड़ा धोने रंगने वाले और तरकारी की खेती करने वाले मुसलमान ही अधिक संख्या में थे। जो जालंधर शहर में जो चारों ओर बसी हुई जो भी गलियाँ थी, जो भी बस्तियाँ थी, उसमें जो चमड़ा था वह चमड़ा को काटने रंगने का काम चलता था। सभी तरफ मुसलमानों की संख्या वहाँ पर अधिक थी। जालंधर में शहर में पाकिस्तान के आंदोलन का जोर था। उन्हें विश्वास था कि जालंधर पाकिस्तान में ही रहेगा। सन 47 जून मास में जालंधर भारत में दे दिया जाने पर बहुत से मुसलमान पश्चिम की ओर भागने लगे थे। यानी उनको ऐसा लगता था कि जालंधर में बहुत से मुसलमान हैं तो जालंधर शहर पाकिस्तान में जाएगा। मगर सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब वह भारत में ही शामिल हुआ जालंधर, और पश्चिम की ओर यानी पाकिस्तान की ओर बहुत से मुसलमान जाने लगे थे। अगस्त के आरंभ में पश्चिम से हिंदुओं के आ जाने पर मुसलमानों में आतंक बढ़ने लगा था। यानी वह अगस्त प्रारंभ हुआ था तो यानी पाकिस्तान की तरफ से जो भी मुसलमान हिंदू लोग आ रहे थे तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में झगड़ा निर्माण हुआ था। मुसलमानों की तरह इसाक का निश्चय भी जालंधर में ही रहने का था, तो इसीलिए वह इसाक जो था वह जालंधर में ही रहने के लिए उत्सुक था। कुछ तो
पुश्तों से उसका परिवार जालंधर में था और उसके जीवन भर की कमाई प्रेस जालंधर में था। यानी उसको जो पूर्वज थे वह पूर्वज भी जालंधर में ही थे और जो भी कमाई थी उसकी वह कमाई भी इसी शहर में थी और वह प्रेस था वह प्रेस भी इसी इसमें था। इसाक ने पाकिस्तानी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। वह लीग और कांग्रेस का मिलने पर सरकार का भी काम छापता रहता था। यानी वह किसी मुसलमान के विरुद्ध में या मुसलमान की तरफ से वह लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। तो वह अपना काम अच्छी तरह से करता था। सरकार का काम था वह काम करता था छपाई का। लीग वाले चंदे के लिए आते तो 5-10 देकर छुट्टी पा पा जाता। वैसे ही कांग्रेस वाले चंदा मांगने आते तो उन्हें भी 5-10 देता था। यानी जिस प्रकार कोई मुस्लिम लीग या नामक जो पार्टी थी उस समय में, तो वह कुछ चंदा मांगने के लिए आते थे तो उनको भी वह इज्जत से चंदा देता था जो भी 5-10 रुपये है। और कांग्रेस पार्टी वाले आते थे चंदा मांगने के लिए तो उन्हें भी देता था। यानी एक समानता का वह प्रतीक माना जाता है। सूद जी जानते थे कांग्रेस के खास आड़े समय में भी इसाक ने चुपचाप कांग्रेस के पर्चे छाप दिए थे। वह सूद जी के खास भक्तों में से था। यानी जिस प्रकार सूद जी कार्य करते थे उसी प्रकार वह भी जन समाज को एकता में स्थापित करने का काम करते थे। वह चुपचाप कांग्रेस का परिचय यानी कांग्रेस की जो भी बात है वह छापता था। कोई आवाज़ नहीं उठाता था। जैसे जिस प्रकार पूरी वह सूद जी और वह इसाक दोनों एक स्वभाव के थे। 15 अगस्त 1947 के दिन इसाक मोहम्मद के समझाने से बहादुरगढ़ मोहल्ले में शेष रह गए सभी मुसलमानों ने अपने मकानों पर भारत के राष्ट्रीय झंडे फहरा लिए थे। यानी 1947 में 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब सभी मुसलमानों ने अपने घर पर तिरंगा जो भारत का झंडा था वह लहराकर भारतीय स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया था। वे लोग अपना वतन छोड़कर सल्तनते इलाही धर्मराज में चले जाने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वह अपना जो मुल्क है भारत देश छोड़कर किसी अन्य मुल्क में यानी पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। हिंदुओं को खासकर पश्चिम से आए हिंदुओं को मुसलमानों की भारत भक्ति नहीं सुधा रही थी। यानी जो हिंदू थे वह हिंदू जो पश्चिम की ओर से यानी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हैं वह यहाँ पर आए और यहाँ पर मुसलमानों की जो भारत के प्रति प्रेम था वह राष्ट्रभक्ति थी वह उसको सह न पाई और वह झगड़े करने लगे थे। वे पश्चिम में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार करके हिंदुओं को निकाल देने वाले संप्रदाय के लोगों को अपनी छाती पर कैसे बैठा रहते थे। यानी जो पश्चिम से बाहर पाकिस्तान में जो हिंदू थे वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं को धक्के मारकर या ज़बरदस्ती मारपीट कर कुछ अन्याय कर उसको निकाला था। तो वहाँ उसका बदला भारत के मुसलमानों से जो अच्छे थे उनसे लेने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें उनके मकानों की ज़रूरत थी। कांग्रेसियों कमेटियों और स्वयं सूद जी के प्रयत्न करने पर भी मोहल्ले पर बार बार हमले हो रहे थे। यानी वह कांग्रेसी कमेटी थी और सूद जी थे वह हमला रोकना चाहते थे दंगा फसाद को रोकना चाहते थे फिर भी वहाँ हमले हो रहे थे। मोहल्ले से 27 आदमी कत्ल हो गए थे। यानी उस मोहल्ले में लगभग 27 आदमियों का कत्ल हो गया था। गली के पहले 2 मकान भी जल गए थे। सूद जी ने डिप्टी कमिश्नर को सुझाव देकर वहां सशस्त्र सैनिकों का पहरा लगवाया था। यानी जो सूद जी ने पुलिस को कहकर वहां सशस्त्र सैनिकों का यानी जो हथियार चलाने वाला जो प्रबल बल है सैनिक उनका वहां प्रबंध करवाया था। इसाक इतना संकट सहकर भी जालंधर छोड़ जाने के लिए तैयार न था। यानी इसाक जो था इतने दंगे में भी वह भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। 23 अगस्त प्रातः ही सैनिक ट्रक लेकर बहादुरगढ़ मोहल्ले में पहुंच गए। 23 अगस्त को सुबह 23 अगस्त के प्रातः यानी सुबह के समय में जो सैनिक थे वह ट्रक लेकर बहादुरगढ़ मोहल्ले में पहुंच गए। मोहल्ले के सब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि एकदम अपना बोरिया बिस्तर और जो सामान उठाकर ले जा सकते हैं लेकर ट्रकों में बैठ जाए। सुरक्षा के लिए उन्हें मुस्लिम पनाह गजी कैंप में जाना होगा।
यानी वहाँ जो पुलिस ने फिर उनको आज्ञा दी ट्रक लेकर सभी मुसलमानों को जो भी अपना बिस्तर है, जो भी सामान है, वहाँ लेकर ट्रक में बैठ जाइए, आपको मुस्लिम कैंप में छोड़ा दिया जाएगा सुरक्षा के साथ। इसाक मोहम्मद घबरा गया। उसने सूद जी से मिलकर बात करने के लिए अवसर चाहा। अवसर अफसर ऑर्डर के विरुद्ध कुछ सुनने को तैयार न था। यानी इसाक जाना नहीं चाहता था, रुकना चाहता था, तो वह सूद जी को मिलने के लिए अवसर मांग रहा था, यानी सूद जी को मिलना चाहता था। लेकिन जो अफसर थे उन्होंने ऑर्डर निकाला था, तो उस ऑर्डर के खिलाफ जो अफसर पुलिस थे वह भी उसको जाने नहीं दिया। रुल्दू पिछले 13 साल से इसाक के यहाँ था। प्रेस के बाहर की कोठरी में ही वह रहता भी था। यानी जो रुल्लू पहाड़ी व्यक्ति है वह इसाक के यहाँ 13 साल से काम कर रहा था प्रेस में, और वह वहीं पर रहता था। इसाक ने रुल्दू के हाथ पर एक पत्र और प्रेस की चाबियाँ सूद जी के यहाँ भिजवा दी थी। यानी जो इसाक था, इसाक ने जो रुल्दू के हाथों में चाबियाँ दी और सूद साहब को देने के लिए कहा था। रुल्दू से भी कह दिया था, बेटा तू यहाँ ही रहना, खबरदारी रखना, हम महीने 2 3 4 में आ ही जाएंगे। तेरा 45 रुपया महीना हम देते रहेंगे। 1 माह की तनख्वाह इसाक ने रुल्दू को पेशगी दे दी थी। यानी वहाँ कहते हैं जाते समय इसाक कहता है रुल्दू से कि तुम यहीं पर रहना, हम 2 3 महीने 4 महीने के बाद आ ही जाएंगे, और तब तक जाते समय जो भी उसकी तनख्वाह है 35 रुपये, वह 35 रुपये देकर गया था। पत्र में इसाक ने सूद जी को मोहतरिम बिरादर, आदरणीय भाई जी संबोधन कर उनकी पुरानी कृपाओं और संबंधों की याद दिलाकर प्रार्थना की थी कि उसे पनाह गजी कैंप से वापस अपने घर पर भिजवा देने की कृपा करे। यानी वहाँ उन्होंने पत्र दिया था और वो पत्र में लिखा था कि मोहतरिम बिरादर यानी आदरणीय भाई जी, ऐसा लिख कर कहा था जो भी उनके संबंध थे, जो भी सूद जी ने उनकी मदद की थी, उन सभी का आभार मांग कर अंततः उन्होंने प्रार्थना की थी कि जो पनाह जी यानी जो मुसलमानों का सुरक्षा के लिए जो कैंप है उस कैंप से वापस घर भिजवा दे। मुमकिन न हो तो प्रेस की चाबियाँ अपने पास रख ले, इंशाअल्लाह वह लौट आया तो चाबियाँ ले लेगा, या खुदा को कैसा मंजूर होगा वह उन्हें लिख देगा तो उसका प्रेस बिकवा कर उसे रुपया भिजवा देने की मेहरबानी करेंगे। यानी वह प्रेस आपके पास रखो या प्रेस बेचकर पैसे दे दो, लेकिन हमें यहाँ से निकालो, ऐसा इसाक ने कहा था। इसाक ने यह भी लिख दिया था कि दोनों रिबिल्टी मशीनों उसने 8,000 में खरीदी थी। प्रेस में 600 रुपये की कटिंग मशीन और 1100 का कागज़ भी था। यानी उस जो मशीन थी प्रेस करने की, वह 8,000 की 2 मशीनें थी और वो उसने खरीदी थी, और 600 रुपये की कटिंग मशीन थी और 1100 रुपये का वहाँ पर रखा हुआ कागज़ भी था। रुल्लू को उसने प्रेस की रखवाली के लिए उसी मकान में रहने के लिए कह दिया था। यानी जो पहाड़ी इलाके का जो नौकर था रुल्दू, उसको वही रखवाली करने के लिए वही मकान में रहने के लिए कहा था। उसकी गैर हाजिरी में रुल्दू को उसकी ओर से 45 रुपये माहवारी देते रहे। यानी वह गैर हाजिरी थे, फिर भी वह नहीं थे, फिर भी वह 45 रुपये उसको जो भी उसकी तनख्वाह थी देते रहे। सूद जी को इसाक का पत्र पाकर बहुत दुख हुआ था। इस विषय में वह कुछ कर न सकते थे। यानी सूद जी को जब इसाक का पत्र मिला, वह पाकर उन्हें पढ़कर उन्हें कुछ दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर न सकते थे। जैसे हवा फैली हुई थी, उस हालत में इसाक को उसकी बिरादरी से अलग करके अकेले रोक लेने में आशंका ही थी। यानी जो अन्य जो मुसलमान लोग थे वह तो जा रहे हैं, उन सभी मुसलमानों से इन अकेले इसाक को बाहर निकालना कुछ आशंका थी। यानी कुछ मन में शंका होती थी और अन्य लोग भड़क उठते थे। सूद जी ने रुल्दू को होशियारी से प्रेस की रखवाली करने की तारीद कर दी थी। यानी जो सूद जी ने वह रुल्दू था उसको अच्छी तरह से प्रेस की रखवाली करने के लिए कहा था। 27 अगस्त जिस दिन संध्या समय पूरी चंदन मेहरे के यहाँ से भोजन लेकर सूद जी के यहाँ आया था,
यानी 27 अगस्त को संध्या के समय यानी शाम के समय जो चंदन मेहरे भोजन लेकर सूद जी के यहाँ आया था, दिन ढलते ढलते एक पश्चिमी पंजाबी रिखी राम रुल्दू से पता लेकर सूद जी के यहाँ आ पहुँचा था। यानी वहाँ जो एक पंजाबी था, वह पंजाबी रुल्दू से पता पाकर सूद जी को मिलने आया था। रिखी राम ने सूद जी से कहा था, मैं जयहलमल में अपना प्रेस, एक ट्रेडिंग और छोटी लिथो मशीन छोड़कर आया हूँ। यानी वह रिखी राम ने सूद जी को कहा कि मैं वहाँ पर जेहलम में अपना प्रेस, ट्रेडिंग और छोटी मशीन छोड़कर आया हूँ। मेरा बड़ा परिवार है। दूसरे लोगों ने बाजार में खाली हुई दुकानों और मोहल्ले के मकानों के ताले तोड़कर कब्जे कर लिए। यानी वह कह रहा है कि आया हुआ जो इंसान है वह उनका नाम रिखी राम है। रिखी राम कह रहा है कि मेरा बड़ा परिवार है, तो मैं एक जगह चाहिए, ऐसा उसका कहना है। मेरा बड़ा परिवार है। जो भी अन्य लोग आए थे उन्होंने घरों और मकानों, दुकानों के ताले तोड़कर उसमें कब्जा जमा लिया है। आए भी कहाँ, इसाक मोहम्मद का प्रेस मुझे मिल जाना चाहिए। यह इंसाफ की बात है। यानी वह कह रहा है कि मुझे जो इसाक का प्रेस है वह मिल जाना चाहिए और यह इंसाफ की बात है। यानी वह पहले भी प्रेस चलाता था और वह प्रेस छोड़कर आया है और यहाँ आकर भी प्रेस चलाना चाहता है। वह 2 टके का पहाड़िया आपका नाम लेकर प्रेस पर कब्जा कर बैठा है। यह क्या इंसाफ है। यानी वह कहता है जो पहाड़ी है, पहाड़ी जो उनका नौकर है, वह नौकर वहाँ कब्जा कर बैठा है आपका नाम लेकर, और यह कैसा इंसाफ है। सूद जी ने त्योरिया चढ़ाकर सिक्की राम को डांट दिया, कौन कहता है क्या नाम पहाड़िए ने कब्जा कर लिया है। तो वह सूद जी उस जो रिखी राम है उसको डांटते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, उसको तुम कह रहे हो कि उस पहाड़ियों ने कब्जा कर लिया है, रुल्दू हमारा नौकर है। तो वह कहता है कि वह उन्होंने कब्जा नहीं किया, रुल्दू जो है वो पहाड़ी व्यक्ति वह हमारा नौकर है। प्रेस हमारा है। क्या नाम इसाक प्रेस ठेके पर चलाता था। यानी वह कहता है कि जो इसाक है वह इसाक ठेके पर यानी किराए पर वह प्रेस चलाता था। वह चला गया है तो क्या जो चाहेगा प्रेस पर कब्जा कर ले। यानी वह कहते हैं कि वह चला गया है तो क्या आप कोई भी आकर उस पर कब्जा कर ले, ऐसा तो नहीं है। हमारे प्रेस पर हाथ डालने का किसी को क्या हक है। यानी वह कहते हैं यह हमारा प्रेस है और इस पर हाथ डालने का या कब्जा जमाने का किसको क्या अधिकार है। खबरदार इस तरह की हरकत की तो हम प्रेस चलाए या न चलाए किसी को मतलब। यानी वह सूद जी कहते हैं हम प्रेस चलाए या बंद रखे किसी को कुछ मतलब नहीं है, वह प्रेस हमारा है। रिकी राम ने प्रेस के पड़ोस में आ बसे हिंदुओं से कुछ और ही सुना था, परंतु सूद जी ने उसके सामने ही माई हीरा गेट बाजार में चौधरी मक्खन सिंह को फ़ोन किया, सरदार जी आपके बाजार के लोग यह क्या गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। कमाल प्रेस पर कोई जबरन आई तो आप जिम्मेदार होंगे, या याद रखिए। यानी वहाँ कहते हैं सूद जी ने तुरंत पड़ोस में ही हिंदू का जो था उस वहाँ चौधरी साहब मक्खन सिंह उसको कॉल किया और वह कह रहे कि तुम्हारे सरदार जी आए हैं और वह प्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके आगे प्रेस पर कोई कब्जा करे तो वह उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी, ऐसा उनको कॉल किया। रिकी राम ने हाथ जोड़कर प्रेस ठेके पर दे दिया जाने के लिए प्रार्थना की। यानी वह रिकी राम जो है वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और जाने के लिए प्रार्थना करता है। वह मुँह मांगा मुनासिब किराया दे देने के लिए तैयार था। उसे विश्वास दिलाया कि मशीनों को कोई ज़बर आएगी तो उसका हर्जाना भर देगा। यानी वह जो था वह जो रिखी राम जो भी वहाँ प्रेस था उस मशीनों का किराया देने के लिए वह तैयार था और उसको इतना भी कह दिया मशीन यदि बिगड़ जाए तो उसको भरपाई तुम के करनी पड़ेगी। सूद जी ने उसे फिर किसी दिन आकर बात करने के लिए कह दिया था। सूद जी अब वह कहते हैं कि और किसी दिन आकर मुझसे तुम बात करो। पूरी अपने परिवार का पता लेने अमृतसर गया था तो रिकी राम फिर आया था। यानी जो पूरी गया था अपने परिवार का पता अमृतसर ढूंढने के लिए तो वह फिर वह आया था
रिकीराम, सूद जी ने उसे कह दिया था, भाई प्रेस ठेके पर नहीं देंगे, अब खुद ही चलाएंगे। रिकीराम ने नौकरी के लिए ही प्रार्थना की। यानी जो रिकीराम था वह, सूद जी ने तो कहा था कि प्रेस वह खुद चलाएंगे, तो रिकीराम ने नौकरी पाने के लिए भी प्रार्थना की थी। विश्वास दिलाया, वह प्रेस का मालिक था, प्रेस की हर बात जानता है, हाथ से भी सब काम कर सकता है। एक ट्रेंडिंग और एक छोटी सिलेंडर से 300-400 महीना कमा रहा था। यानी वह जो रिकीराम था वह कहता है कि मुझे प्रेस का सभी काम आता है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा वह कहता है। जालिमों ने प्रेस और घर में आग लगा दी, उसे परिवार को बचाकर जैसे तैसे भाग आना पड़ा। यानी जो रिकीराम है, रिकीराम के जो प्रेस था और मकान था उसको जालिम, वहाँ के जालिमों ने, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग थे, आग लगाई थी। और वह आग लगने पर वह कैसे बचकर परिवार के साथ यहाँ आया था। फिर आना सोचेंगे। सूद जी ने बहुत देर तक सिर पर हाथ फेरते हुए सोचकर उत्तर दे दिया था। यानी सूद जी ने भी काफ़ी सोचकर उत्तर दिया। जयदेव पूरी 6 मास से काम कर सकने के अवसर के लिए तड़प रहा था। यानी जयदेव जो था, जो पूरी था, वह भी काम करने के लिए उत्सुक था। यानी 6 माह से उसके पास भी कोई काम नहीं था। उसे कमाल प्रेस को संभालने का काम मिल गया। प्रेस के काम का उसे अनुभव नहीं था, परंतु वह अपनी अनुभव की कमी को प्रकट करना उचित न समझता था। यानी वह पूरी है, पूरी भी प्रेस में काम करने के लिए उत्सुक था और वह बेरोजगार था और वह अनुभव नहीं था, लेकिन ऐसे भी वह सीख जाएगा, ऐसा उसका था। रिकी राम प्रेस 6 मास तक ठेके पर पा सकने के लिए 1000 रुपये तक का कागज लिख देने के लिए गिड़गिड़ाता चुका था। यानी जो रिखीराम है वह 1000 रुपये माह से ऐसे करके वह प्रेस किराए पर लेने के लिए तैयार था। सूद जी की शर्त थी कि 6 मास का किराया पेशेगी देना होगा और प्रेस में मैनेजर के तौर पर उनका भाई मौजूद रहेगा। यानी वह कह रहा है, सूद जी कहते हैं कि किराए 6 माह का किराया तुम्हें एक साथ देना पड़ेगा और उनका जो भाई है, उनका भाई यानी जो जयदेव पुरी है, वह वहाँ पर मुनीम की यानी मैनेजर के पद पर रहेगा। उसका मासिक वेतन 150 रुपया भी रिकीराम को देना होगा। यानी जो उनका जो भाई है पूरी पूरी मैनेजर रहेगा और उनका जो वेतन होगा 150 रुपया, वह भी तुम्हें ही रिकीराम को देना पड़ेगा। रिकीराम को सब कुछ स्वीकार था, परंतु 1000 पेशगी नहीं दे सकता था। वह विवश होकर कमाल प्रेस में नौकरी के लिए तैयार हो गया था। यानी जो सब कुछ स्वीकार गया, क्योंकि मजबूरी में उसने भी यह सब कुछ शर्त स्वीकार की। कमाल प्रेस चालू होते ही पश्चिम से प्रेस का काम छोड़कर आए हुए लोग मजदूरी के लिए आने लगे। यानी जो कमाल प्रेस चालू हुआ और चालू होने के बाद जो भी पश्चिम की ओर से अन्य देश से जो लोग आए थे, वो जो प्रेस का काम छोड़कर आए थे, वह मजदूरी के लिए दौड़ कर आए, यानी रोजगार पाने के लिए। प्रेस बंद था तब भी लोग रुल्लू से पूछताछ कर जाते थे। काम की भी कमी नहीं थी। प्रेस चालू होते ही राशन के दफ्तर से एक बाबू स्वयं आकर 2.5 लाख राशन कार्ड अर्जेंट सप्लाई करने का ऑर्डर दे गया था। यानी वह प्रेस भी चालू हुआ और अन्य लोग भी काम ढूंढने के लिए प्रेस में आ रहे थे। और इतना ही नहीं, जो राशन विभाग से 1.5 लाख राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। पूरी पूरी मुख से बहुत कम बोलकर रिकी राम का काम देखता रहता था। यानी जो पूरी था वह कुछ न बोलकर शांति से रिकी राम का सब कुछ काम देख रहा था। किस आकार के कितने टुकड़े किस रिम के कागज में से बनेंगे और कितनी कंपोज या चर पे एक साथ लगाकर कितने समय में कितनी छपाई हो सकेगी, कितनी लागत लगेगी और कितना दाम लेना उचित होगा, क्योंकि वहाँ रिखीराम का सब कुछ काम देख रहे थे। कितना कागज़ लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितने कागज़ों से कितने पेपर छपते हैं, कितने पेपर से कितने कागज़ काटे जा सकते हैं, ऐसा सब कुछ वह देख रहा था, सीख रहा था पूरी। रिखीराम को वह सब पहाड़ों की तरह याद था। वह मशीन की चाल से ही टोक देता, नेक राम क्या कर रहे हो भाई, पट्टा ढीला है, मशीन में एक बार और तेल दो। मिलते
तेल दो, ऐसा वह कहते थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।